Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our 8th lecture of Module 4. In this lecture, we are going to just discuss about trussed roof and principle of building planning. So, in continuation with the previous lecture in which we are discussing about trussed roof, we have covered king post roof truss and क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस. सो जस्ट इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सर कम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रस रूफ. सो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे जो रूफ होगा या जो रूफ ट्रस है वो किसका बना हुआ, दैट इज कम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट. और हम वो यहाँ पे देख भी सकते हैं. बेसिकली ये जो पार्ट है आपका किसका है, ये आपके क्वीन पोस्ट का पार्ट है. और अगर हम इसके ऊपर के पार्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे किंग पोस्ट ट्रस रूफ का पार्ट देखने को मिलेगा. और ये जो रूफ्स हैं बेसिकली कब प्रीफर की जाते हैं, जब आपकी स्पैन जो होनी चाहिए, जो आपका स्पैन होना चाहिए वो आपका अप टू 12 मीटर है, उस केस में हम इन्हें प्रीफर करेंगे. और अगर इससे ज़्यादा आपकी स्पैन हो जा रही है तो उस केस में क्या करेंगे. सो उस केस में जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस कि आपका स्पैन बढ़ रहा है, इट मीन्स अब आपको ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो सपोर्ट्स हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिशनल सपोर्ट्स हम कहाँ से दे सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस वी आर प्रोवाइडिंग वन मोर अपराइट मेंबर. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम आप इस पर्टिकुलर क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस को देखें तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ एडिशनल मेंबर्स देखने को मिल रहे होंगे. एडिशनल मेंबर क्या है, एक तो ये आपका किंग पोस्ट का पार्ट है जो कि ऑब्वियस एग्जिट करना चाहिए, और ये आपके क्वीन पोस्ट का पार्ट है जो कि अगेन ऑब्वियसली एग्जिट करना चाहिए अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो. बट हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एडिशनल वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एडिशनल वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये जो एडिशनल वर्टिकल सपोर्ट है, इस वर्टिकल सपोर्ट को हम बोलते हैं प्रिंसेस पोस्ट. ये हमारा प्रिंसेस पोस्ट कहा जाता है और ये दोनों साइड प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर आप इधर से सिमेट्रिसिटी देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड में आपको प्रिंसेस पोस्ट देखने को मिलेगा. ये करता क्या है, ये बेसिक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है जिससे जो हमारा स्पैन था वो अप टू 12 मीटर के लिए ही सुटेबल था, वो आपका बढ़ जाता है. अब इसकी जो सुटेबिलिटी हो जाती है वो आपकी स्पैन अप टू 18 मीटर तक हम इसे प्रीफर कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज मैnsard रूफ ट्रस. अब मैnsard रूफ ट्रस क्या है, तो अब इसके नाम के पीछे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखने को ये मिलता है कि जो मैnsard रूफ ट्रस है, एक फ्रेंच के आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था फ्रैंकोइस मैnsard, और इन्हीं के नाम पे इस रूफ का नाम पड़ा है. और ये जो रूफ है बेसिकली दैट इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रस. ये आपका अगेन किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट ट्रस है. बट यहाँ पे डिफरेंस है, अगर हम पुराने वाले कॉम्बिनेशन की बात करें और जस्ट अभी जो कॉम्बिनेशन जिसमें कि हम मैnsard रूफ में बात करें उसमें डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है उसके पिच का. यहाँ पे आपको दो डिफरेंट पिचेस देखने को मिल रही होंगी. आप देख रहे हैं इसका जो पिच है वो कुछ और है और इस वाले पोर्शन का जो पिच है वो कुछ और है. लेकिन अगर हम इससे पहले वाले केस की बात करें तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, मीन्स थ्रू आउट जो स्लोप है, जो थ्रू आउट पिच है वो सेम है. सो ये डिफरेंस है इन दोनों रूफ के केस में. अब जो पिच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो जो अपर पोर्शन है ये अपर पोर्शन है आपका किंग पोस्ट ट्रस का, और ये जो बॉटम पोर्शन है, ये जो बॉटम पोर्शन का अरेंजमेंट है दैट इज योर क्वीन पोस्ट ट्रस. ओके, ये क्वीन पोस्ट का पार्ट है. अब जो अपर पिच है, जो अपर स्लोप होना चाहिए दैट कैन वेरी फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री. लेकिन जो हमारा लोअर पोर्शन है इसके जो पिच है दैट कैन वेरी फ्रॉम 60 टू 70 डिग्री. मीन्स ये 60 टू 70 हो सकता है और अपर पोर्शन आपका 30 टू 40 डिग्री के बीच में वेरी कर सकता है. लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका शेप है वो थोड़ा सा ऑड है, इस वजह से एब्सोल्यूट हो चुका है, कॉमनली ये यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रंकेटेड ट्रस. अब ट्रंकेटेड ट्रस में क्या है, अगेन दिस ट्रस इज सिमिलर टू मैnsard ट्रस बट थोड़ा सा अगेन डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, नॉर्मली इससे पहले वाले केस में हमने देखा था कि एक पिच ये था, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन ये था. अब यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लगभग आपको फ्लैट दिख रहा होगा. एग्जैक्टली फ्लैट नहीं, मीन्स आप बोल सकते हो कि जो पिच है वो 0 डिग्री नहीं है, बहुत ही जेंटल स्लोप है. मीन्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लोप देखने को मिलेगा.
और कुछ इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है, अगर जो आपका रूफ ट्रस है वो कुछ इस तरीके का है, तो देन वी कॉल इट एज अ ट्रंकेटेड ट्रस। ओके, इस ट्रस को हम यूज कहाँ पे करते हैं? सो दिस टाइप ऑफ ट्रस इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ रूम इन द रूफ। जब भी अगर हमें रूफ में कोई रूम प्रोवाइड करना होता है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस ट्रंकेटेड ट्रस को प्रोवाइड कर देते हैं इन बिटवीन टू क्यून पोस्ट ऑफ द ट्रस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेलफास्ट रूफ ट्रस। अब बेलफास्ट रूफ ट्रस क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा पिक्चर से देखें तो आपको कुछ एक आइडिया लग रहा होगा कि ये जो रूफ है वो कैसा है, आपका कर्व्ड रूफ है ना। तो जो इसके ट्रस बने जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बो होते हैं, और ये इन द फॉर्म ऑफ बो है, और ये आपका पोर्शन क्या दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये जो सेक्शन है दैट इज मेड अप ऑफ टिम्बर, ये बेसिकली टिम्बर के बने होते हैं। और ये कैसा पोर्शन है? ये आपका पोर्शन जो है वो पूरा कर्व्ड है। ओके, तो ऐसे रूफ जब भी हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी योर बेलफास्ट रूफ ट्रस। और जो इसका कवरिंग मटेरियल होगा, क्योंकि जो ये आपके टिम्बर से बना हुआ है तो कवरिंग मटेरियल लाइट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोड सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपके ट्रस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो यहाँ पे जो रूफ कवरिंग होना चाहिए वो आपका लाइट हो। अगर रूफ कवरिंग लाइट है तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारा स्पैन है उसे हम कितने तक ले जा सकते हैं? अप टू 30 मीटर, मीन्स हम 30 मीटर तक स्पैन को इसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड इस रूफ को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज योर लैटिस्ड रूफ ट्रस। तो दिस इज योर बेलफास्ट रूफ ट्रस। नेक्स्ट आता है कंपोजिट रूफ ट्रस। अब अगेन कंपोजिट रूफ ट्रस में क्या देखने को मिलता है? जो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है दैट इज कंपोजिट। अब कंपोजिट का मतलब क्या है? अगर हम बेसिक मीनिंग की बात करें, कंपोजिट का मतलब होता है 2-3 मटेरियल यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो मीन्स जब हम ट्रस की बात करेंगे, मीन्स जब हम ट्रस के कंपोजिशन की बात करेंगे, अगर वो ट्रस बना है आपके 2 मटेरियल से, और वो 2 मटेरियल जनरली जो हमें देखने को मिलता है, एक तो आपका टिम्बर देखने को मिलता है और दूसरा आपका जो पोर्शन देखने को मिलता है वो स्टील है, तो ऐसे ट्रस को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट ट्रस बोल रहे हैं। और हम लोगों ने ये जस्ट अभी जो भी बाकी ट्रसेस के बारे में डिस्कस किया है तो देखने को मिला कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि टेंशन में है और कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि कंप्रेशन में, मीन्स फ्यू मेंबर्स आर इन टेंशन एंड फ्यू मेंबर्स आर इन कंप्रेशन। तो अब हम जब यहाँ पे टिम्बर और स्टील की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे हमें टेंशन देखने को मिलेगा ऐसे मेंबर को हम बनाएंगे किसके? स्टील के। और जो आपके मेंबर होंगे जो कि कंप्रेशन में होंगे उन्हें हम बनाएंगे आपके टिम्बर के। तो जो रिजल्टिंग आपका ट्रस होगा दैट विल बी योर कंपोजिट ट्रस। ठीक है, अगर हम बात करें कि टेंशन मेंबर को भी क्या करें? टिम्बर का बना दें तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ऑब्वियस है, अगर हम टेंशन मेंबर भी आपके टिम्बर के बना रहे हैं तो जो सेक्शन हो जाए वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना। अगर सेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है सो ऑब्वियस अगेन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जो हमारा क्या ये इकोनॉमिकल हो जाएगा? नहीं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें इस रूफ कवरिंग को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो ये हमारा पूरा ट्रस बन रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए भी जो हम पिलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या जहाँ पे भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। जंक्शन की बात करें, जहाँ पे जंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं तो स्पेशल फिटिंग्स लेते हैं और उस स्पेशल फिटिंग से क्या करते हैं? हम इसने आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं ना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपोजिट रूफ ट्रस। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर बिल्डिंग प्लानिंग। अब हम बात करें बिल्डिंग प्लानिंग क्या है, तो एक कॉमन सा टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग क्या है। अगर हम कभी आपसे बोलें कि आपको प्लान करना है कुछ, तो सिंपल हम ये देखते हैं कि पहली बात जो भी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करनी है, जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन करना है, उसको लेकर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए और वो जो स्टेप्स हो वो बेसिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएँ। मीन्स हमारा क्या प्लान, मीन्स आप बोल सकते हो कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बिल्डिंग प्लानिंग है, तो अब बिल्डिंग प्लानिंग के केस में हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, कोई बिल्डिंग है वहाँ पे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को क्या करना है? प्रॉपरली अरेंज करना, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। अब सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे तो देन जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा, एक आपका होमोजीनियस रिजल्ट मिलेगा, एक आपको होमोजीनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो बिल्डिंग प्लानिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स in a systematic manner in order to get a meaningful and homogeneous structure. Okay, in order to get a meaningful and homogeneous structure, जिससे कि क्या करें, जो उसका फंक्शनल पर्पस है, मीन्स जिस बेसिक पर्पस के लिए हम बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं वो फुलफिल हो सके। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो शायद जो हम रिजल्ट सोच के उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे वो फुलफिल नहीं हो सकता। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिल्डिंग प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं? फंक्शन ऑफ बिल्डिंग कि किस
बेसिकली किस फंक्शन के लिए हम बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं, क्या वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। जैसे जैसे बिल्डिंग के टाइप चेंज होंगे वैसे ही हमारा क्या अप्रोच चेंज हो जाएगा। मीन्स आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो आपके रूम की साइज़ बदल गई, आपको किस तरीके से वहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए बिल्डिंग की वो चेंज हो जाएगा। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ प्लॉट कैसा है, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, एंड उसका साइज कैसा है। अगर अगर हम इस चीज़ को बात करें, एक प्लॉट है जिसकी एरिया 120 मीटर स्क्वायर है, अगर वो रेक्टेंगुलर है, अगर वो स्क्वायर है, तो उस केस में हमारा प्लानिंग बदल जाएगा। रेक्टेंगुलर के केस में जो आपकी रूमीनेस होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर, अगर आपका प्लॉट देखने को मिल रहा है तो। टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, जो जिस एरिया में आप बिल्डिंग प्लान करने जा रहे हैं वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं। सो इस पर भी ये आपका जो प्लानिंग है वो गवर्न होता है। और जो वहाँ के लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं, मीन्स हम ये भी तो देखना पड़ेगा कि जिस जगह पे आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं बिल्डिंग, क्या जो आप प्लान लेके कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, क्या वहाँ के जो लॉज हैं, जो बाय लॉज हैं, वो आपको अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मीन्स अगर आप उस चीज़ को कंसीडर भी नहीं कर रहे हो, आप बिल्डिंग प्लान कर ले रहे हो, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स देखने को फ्यूचर्स में इशूज़ देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको अपने ही बिल्डिंग को क्या करना पड़े, डिस्ट्रॉय करना पड़े, क्योंकि वो अगेंस्ट द बाय लॉज थे। सो हमें इन फैक्टर्स को देख के ही बिल्डिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ओरिएंटेशन में देखा क्या जाता है, बेसिकली हम ये बात करते हैं कि डायरेक्शन फिक्स करना। सो ओरिएंटेशन जो है वो डील करता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ फिक्सिंग इन द डायरेक्शन। सो इसे डायरेक्शन फिक्स करना। अब डायरेक्शन फिक्स करने की बात करें तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फिक्स करना है कि जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट नेचर से मिलना चाहिए। सो नेचर क्या इंक्लूड कर रहा था, नेचर आपका इंक्लूड कर रहा है सन, वहाँ के विंड और रेन। सो इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, उसके लिए हमारे बिल्डिंग का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए या ओरिएंटेशन उनका कैसा होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन मींस प्लेसिंग सो एज टू फेस ईस्ट। जो भी आपकी बिल्डिंग्स होगी वो ईस्ट फेसिंग हो, ओरिएंटेशन का मतलब ये है। अब अगर ये स्क्वायर बिल्डिंग है तो हम ईस्ट फेसिंग रखेंगे, बट अगर हमारा नॉन स्क्वायर बिल्डिंग मींस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, उस केस में क्या होगा हमारा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन स्क्वायर बिल्डिंग, तो आपका जो डायरेक्शन होगा, जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके की बिल्डिंग होगी, तो एक आपका लॉन्गर एक्सिस होगा और एक आपका शॉर्टर एक्सिस होगा, या तो आप एक बोल सकते हो माइनर एक्सिस होगा या तो आपका मेजर एक्सिस होगा। तो जब भी हम डायरेक्शन फिक्स करने की बात करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा जो देखा जाएगा वो आपके लॉन्गर एक्सिस के नॉर्मल देखा जाएगा। ये आपकी लॉन्गर एक्सिस है, हमेशा इसके नॉर्मल देखा जाएगा और उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ द लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज ईस्ट वेस्ट, मीन्स अगर जो बिल्डिंग की लेंथ है वो ईस्ट वेस्ट है, हम अगर ये बात करें कि जो पोर्शन है ये आपका कैसा है, ईस्ट वेस्ट साइड है, तो जो उसका ओरिएंटेशन होगा वो किसके होगा, नॉर्मल, मीन्स उसके 90 डिग्री। सो ईस्ट वेस्ट का 90 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम बिल्डिंग की ओरिएंटेशंस को फिक्स करेंगे। अगर बिल्डिंग की ओरिएंटेशंस प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, और इससे जो नेक्स्ट चीज़ रिजल्ट करेगी वो डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। बिल्डिंग के इनसाइड डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, प्रॉपर वहाँ से विंड नहीं मूव करेगी, प्रॉपर बाहर से जो हमारी सनलाइट है वो नहीं एंटर कर सकेंगी। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो अंदर का इन्वायरमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो पुअर हो जाएगा। मीन्स ऑब्वियस है कि जो रिजल्ट होगा वो आपका डिस्कम्फर्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब जो CBRI है उनके कुछ सजेशंस हैं कि जब भी हम बात करें ओरिएंटेशंस की, तो ओरिएंटेशंस ऐसा होना चाहिए कि जब हमारा विंटर सीजन हो उस केस में मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इंटर करे, मीन्स आपकी बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इंटर कर सके। और जब समर सीजन हो तो यही कितना होना चाहिए, आपका मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम और फैक्टर्स की बात करें कि जिन जगह का क्लाइमेट हॉट है वहाँ पे जो लिविंग रूम होगा वो कहाँ पे होना चाहिए। सो लिविंग रूम शुड बी ऑन द साउथ एंड वेस्ट साइड, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे वरांडा होना चाहिए, बाथरूम और बाकी चीज़ों का भी प्रोविज़न होना चाहिए जो कि आपके क्या करें, लिविंग रूम को क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके। अगर ऐसा जोन है जो कि हॉट एंड ह्यूमिड है, हॉट एंड ह्यूमिड जोन के केस में जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो गवर्न किया जाता है बाय द डायरेक्शन ऑफ ब्रीज। किस डायरेक्शन में ब्रीज है उसको देखते हुए क्या करते हैं, हम ओरिएंटेशंस को फिक्स करते हैं। अब ऐसा एज्यूम कीजिए कि कोई बिल्डिंग है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है सन को, तो कंफर्ट क्या होगा, कंफर्ट ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन एंटर करेंगी, तो हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोजर रिड्यूस करेंगे। कैसे, बाई शैडी ट्री, हम वहाँ पे ट्रीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके सोलर लाइट की एंट्रीज़ को क्या करेंगे,
प्रिवेंट करेंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो वॉल हो, जो शॉर्टर वॉल हो, वो उस फेस को फेस करे। मीन्स अगर लॉन्गर वॉल एक्सपोज होगी तो ज़्यादा लाइट एंटर हो रही होगी, और अगर शॉर्टर वॉल एक्सपोज होगी तो ऑब्वियस कि जो हमारा एरिया होगा वो कम कॉन्टैक्ट में होगा, और जो लाइट की एंट्री होगी वो भी आपकी कम कॉन्टैक्ट में देखने को मिलेगी। और ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम डे टाइम में उसे मैक्सिमम जब यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो जो लाइट्स हो वो आपको बाहर से मिल जाए, मीन्स आपकी जो वहाँ की सन है उसके वजह से मिल जाए, मीन्स हमें अंदर से आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ मिनिमम करना पड़े। और बेडरूम कैसे प्लेस करना चाहिए? बेडरूम को कुछ इस तरीके से प्लेस करना चाहिए। बेडरूम शुड बी प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन बाय वेरांडा फ्रॉम द हीट ऑफ आफ्टरनून सन। सो उसके साथ साथ हमारा जो वेरांडा है वो भी क्या करे, उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये रूम्स हैं और रूम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशंस हैं। जब हम बात करेंगे बेडरूम को, तो बेडरूम को कहाँ प्लेस करना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में या तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। वरांडा की बात करेंगे साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपके अगेन इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। स्टोर रूम या स्टोरी रूम की बात करेंगे तो नॉर्थ में। किचन जो होना चाहिए वो हमारा आपका ईस्ट साइड में होना चाहिए। सो कुछ इस तरीके से डिफरेंट रूम्स के या डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए। सो ये CBRI का सजेशन है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी बिल्डिंग प्लान कर रहे होंगे तो उनको कंसीडर करके ही हम बिल्डिंग की पोजीशंस को, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी पोजीशंस को फिक्स करेंगे। अब प्रिंसिपल क्या है प्लानिंग में? जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो हमें कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए? तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, एलिगेंस क्या होना चाहिए, प्रॉस्पेक्ट कितना क्या होना चाहिए, सैनिटेशन, प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, इकॉनमी, रूमिनेस और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस कुछ होंगे। हमें इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है और वन बाय वन हम जस्ट इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है एस्पेक्ट। अब एस्पेक्ट की बात करें तो एस्पेक्ट में क्या देखा जाता है कि जो हमारे डिफरेंट रूम्स हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है। सो इट डील्स विद द प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम ऑफ हाउसेज इन अकॉर्डेंस विद आवर एक्टिविटीज एट डिफरेंट आवर ऑफ द डे। मीन्स हम रूम को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, किसको देखते हुए कि जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट आर में, उसको देखते हुए। और हमें प्लेस कैसा करना, इट्स ऑब्वियस जो हमारा प्लेसमेंट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि रूम गेट एनफ सनलाइट और एयर, जो रूम में एंट्री हो वो प्रॉपर एनफ सनलाइट की हो जाए, जिससे कि वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत ना पड़े, प्रॉपर एयर एंटर कर सके और वहाँ पे एयर का मूवमेंट हो सके, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट हो वो अच्छा हो और वहाँ पे कंफर्ट देखने को मिले ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके एस्पेक्ट में डील की जाती हैं। तो जो हमारा लिविंग रूम है उसका जो सजेस्टेड एस्पेक्ट्स हैं वो आपका साउथ या साउथ ईस्ट साइड होना चाहिए। बेडरूम का जो एस्पेक्ट है साउथ वेस्ट या तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। डाइनिंग रूम आपको साउथ साइड में या तो साउथ ईस्ट होना चाहिए। किचन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वरांडा वेस्ट, साउथ वेस्ट और स्टडी रूम नॉर्थ। अगर हम यहाँ पे ये जस्ट बात करें, ये आपका नॉर्थ साइड है, ये आपका साउथ साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। सो ये डिफरेंट आपके पोजीशंस दिख रहे होंगे या डिफरेंट यहाँ पे क्वाड्रेंट्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे हमें कुछ इन रूम्स को प्लेस करना चाहिए। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी एस्पेक्ट में डील की जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है प्रॉस्पेक्ट। अब प्रॉस्पेक्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं भी पहुंच रहे हैं, मीन्स किसी भी बिल्डिंग के फ्रंट में है तो उसका एक अपीयरेंस होगा बाहर से। अगर हम जो पिक्चर की बात करें जो सामने आपके इस स्लाइड पे है, तो ये जो दिख रहा है पोर्शन दैट इज योर प्रॉस्पेक्ट। मीन्स बाहर से बिल्डिंग हमारी कैसी दिख रही है, वो जो उसका व्यू है, मीन्स प्रॉस्पेक्ट इज द व्यू फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ अ हाउस। सो प्रॉस्पेक्ट इस चीज़ में देखा जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, प्रॉस्पेक्ट जितना बेटर होगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, फीलिंग ऑफ चीयरफुलनेस मिलेगी। जो भी पीपल वहाँ पे रह रहे होंगे और या जो पीपल वहाँ के सराउंडिंग एरिया में रह रहे होंगे, मीन्स उसके इनसाइड भी ना जो उसके आउटसाइड है, दोनों को कहीं ना कहीं एक चीयरफुलनेस की फीलिंग आएगी और एक अच्छा इंप्रेशन आप बाहर वालों पे भी क्या कर सकते हो, इम्प्लांट कर सकते हो। ठीक है, तो it must also possess good qualities like comfort, cheerfulness, security, labor saving and modern outlook. So prospect में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और एक तरीका है जिससे कि हम इसके प्रॉस्पेक्ट को बढ़ा सकें, वो ये है कि हम यहाँ पे क्या करें, स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करा दें या आप बे विंडो प्रोवाइड करो, जिससे कि आपके रूम में क्या होता है, लाइट की एंट्री बढ़ जाती है, आपके रूम में एयर की एंट्री बढ़ जाती है और साथ साथ में उस बिल्डिंग का बाहर से अपीयरेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी प्राइवेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम प्लान करते हैं तो हम ये ज़रूर कंसीडर करते हैं कि बाहर से जो लोगों का आप बोल सकते हो कि एक्सपोजर हो वो मिनिमम हो, मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया हमारे बिल्डिंग का बाहर के लिए ना एक्सपोज हो। और अगर हम यही सेम बात करें अगर रूम के अंदर की, मीन्स आपके उस बिल्डिंग के अंदर की बात करें, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि हर एक रूम दूसरे रूम से मिनिमम एक्सपोज्ड हो ना। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और ये जो भी प्राइवेसी है ये दो फॉर्म में देखने को मिलती है, एक एक्सटर्नल फॉर्म और एक इंटरनल फॉर्म। जब हमें एक्सटर्नली बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना होता है या प्राइवेसी बनानी होती है, हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। आपका ये हाउस है, हम क्या करते हैं, इसके साइड में बाउंड्री बना देते हैं। तो मीन्स हम जो एक्सटर्नल प्राइवेसी की बात करेंगे, एक्सटर्नल प्राइवेसी मीन्स जो बाहर से जो भी लोग हैं, मीन्स जो बाहर से अगर आप बोलो वहाँ पे पाथवे है या वहाँ पे एंट्रेंस है, वहाँ से कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो उसको सिक्योर करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो आपका बाउंड्री। अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका एक पाथवे दिख रहा है, तो इसके सराउंडिंग में जो बिल्डिंग होगी उसे हमने कैसे प्रोटेक्ट किया। एक तो आपको ये बाउंड्री दिख रही होगी, दूसरा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ट्रीज प्लांट कर दिया है, उससे क्या कर रहे हैं, हम अपने बिल्डिंग में एक्सटर्नल प्राइवेसी ऑफर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल प्राइवेसी। अब इंटरनल प्राइवेसी की बात करें तो इंटरनल प्राइवेसी कैसे कंट्रोल की जा सकती है। इंटरनल प्राइवेसी कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है, हम ये बता सकते हैं कि आपको डोर को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, विंडो को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, कितना एरिया डोर का देना चाहिए या कितना एरिया आपके विंडो का होना चाहिए, मीन्स जो ओपनिंग है उनका कितना एरिया होना चाहिए। तो ओपनिंग को हमें मिनिमम रखना चाहिए, जिससे जो हमारा बेसिक पर्पज़ है डोर का वो फुलफिल हो सके, बस उससे ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दिख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं जो आपको बता रहे हैं कि डोर कहाँ पे प्लेस हुए हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, जो आपका सेंट्रल डोर है, सेंट्रल डोर के केस में आपका जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे लेस प्राइवेसी देखने को मिलेगी। दूसरा पोर्शन है आपका कॉर्नर डोर। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डोर जो है इस पोर्शन में आके अप्लाई किया गया है, तो इस केस में जब डोर है तो उस केस में भी हमारा जो एक्सपोज्ड एरिया इससे कम है। नेक्स्ट आता है कि अब जो कॉर्नर डोर दे रखा है हम लोगों ने, वो कॉर्नर डोर कैसा है, कॉर्नर डोर विद हैंगिंग शटर्स है, मीन्स कॉर्नर डोर्स विद हैंगिंग शटर्स हैं। उस केस में आप देख रहे होगे कि जो एक्सपोज्ड एरिया है वो और भी रिड्यूस हो रहा है। तो एक फैक्टर है जो कि आपकी डोर की पोजीशन है, उससे क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स मिनिमम ओपनिंग और उसका प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि मिनिमम एरिया एक्सपोज हो। तो आप बोल सकते हो कि आपके उस बिल्डिंग के अंदर इंटरनल प्राइवेसी भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेशन। जब हम सर्कुलेशन की बात करेंगे तो बेसिक सर्कुलेशन में डील जो की जाती है वो डील ये किया जाता है कि वहाँ पे मूवमेंट कितना है। सर्कुलेशन डील्स विद द मूवमेंट ऑफ इनसाइड या आउटसाइड। बेसिकली इनसाइड ही परमिसेस की बात करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग प्लानिंग की बात करें तो इनसाइड परमिसेस जो है उसमें जो मूवमेंट है वो कैसा है। तो अगेन हमें जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो 2 तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है, एक तो आपको हॉरिजॉन्टल और एक दूसरा वर्टिकल मूवमेंट। आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन या वर्टिकल सर्कुलेशन। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन कैसा होता है या बेसिकली किस मीडियम के थ्रू होता है, तो उसके लिए आप देखोगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन इंक्लूड्स रूम टू रूम मूवमेंट, मीन्स एक रूम से अगर आप दूसरे रूम में मूव कर रहे हो तो ये दैट विल बी द पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। सो उसके लिए आप पैसेज प्रोवाइड करते हो, कॉरिडोर प्रोवाइड करते हो, लॉबीज प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के लिए। अब वर्टिकल सर्कुलेशन की बात करें तो वर्टिकल सर्कुलेशन में आता है एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर से, मीन्स आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो या डिफरेंट फ्लोर्स में मूव कर रहे हो। सो वो किसका पार्ट है, वो आपके वर्टिकल सर्कुलेशन का पार्ट है। और जनरली हम जो बिल्डिंग्स में देखते हैं वो अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सर्कुलेशन। नेक्स्ट है रूमीनेस। अब रूमीनेस का मतलब क्या है, बेसिकली रूमीनेस डील्स विद द एडवांटेज। अब एडवांटेज किसका, जो आपकी एरिया का है। सो गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द रूम। सो रूमीनेस का मतलब ये है कि हम क्या कर सके, आप रूम का साइज मिनिमम रखिए, रूम का एरिया मिनिमम रखिए, बट एडवांटेज जो मिले वो हमें मैक्सिमम मिल सके। तो रूमीनेस जो बेसिक गवर्न होता है वो देखने को मिलता है कि आपका शेप कैसा है या आपके रूम का साइज कैसा है, मीन्स उसके लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, या उस रूम की हाइट कितनी है। सो इससे ही आपका रूमीनेस गवर्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, आपको दो एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। एक आपका रेक्टेंगुलर रूम है, दूसरा स्क्वायर रूम है। रेक्टेंगुलर रूम का भी एरिया 120 स्क्वायर फीट है और आपके स्क्वायर रूम का भी एरिया जो है 120 स्क्वायर फीट है। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो हमें देखने को मिलता है कि जो रूम्स प्रिफर्ड होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर रूम होते हैं, क्योंकि इनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हैं, मीन्स इससे हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। सो अगर हम इनसे मैक्सिमम एडवांटेज ले रहे हैं, इट मीन्स अ रेक्टेंगुलर रूम हैज़ मोर रूमीनेस देन द स्क्वायर रूम, ओके, अगर एरिया उनका सेम है तो। नेक्स्ट आती है ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का मतलब क्या है, नॉर्मली ग्रुपिंग का मतलब है कि 2-3 बेसिक कंपोनेंट्स को एक साथ कंबाइन करना, एक साथ ग्रुप कर देना। अब यहाँ पे जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उन्हें क्या करना है, अब क्योंकि हमारे जो बिल्डिंग्स में वेरियस रूम्स हैं, तो ग्रुपिंग का मतलब है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ना, डिफरेंट रूम्स को। सो ग्रुपिंग डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम इन बिल्डिंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूज़र। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बेडरूम बना रहे हो एक साइड में, जैसे अगर बिल्डिंग लीजिए, ग्रुपिंग का मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ बेडरूम बनाया है, ये आपका अगर बेडरूम है
तो आप ये नहीं प्रीफर करोगे कि ये काम करते बाथरूम इस साइड बना देते हैं। क्यों? ये क्या अच्छा रहेगा या बेटर रहेगा? नहीं, प्रॉब्लम होगी, आपको कंफर्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको मैक्सिमम सर्कुलेशन करना पड़ेगा। तो जो ग्रुपिंग की जाती है, बेसिक ग्रुपिंग कंफर्ट को देखते हुए की जाती है, और जो हमारा सर्कुलेशन होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मीन्स आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अटैच्ड बाथरूम बना देते हो। अगर अटैच्ड बाथरूम नहीं प्रीफर कर रहे तो हम इसके क्लोज में ही एक बाथरूम बनाने की कोशिश करते हैं, मीन्स उससे ही कहीं ना कहीं आपका जुड़ा रहे। सो ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से की जाए कि मिनिमम सर्कुलेशन देखने को मिले और आपका कंफर्ट बढ़ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें कि जो हमारा डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम कहाँ बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, जिस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है उस रूम के क्लोजर में, तो डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज टू किचन। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया। ऐसा नहीं करेंगे कि इस डाइनिंग रूम को ले जाके सैनिटरी रूम के बगल में बना दे रहे हैं, या किचन को ले जाके सैनिटरी रूम के बगल में बना दे रहे हैं ना। तो सैनिटरी वाला रूम जो होना चाहिए दैट शुड बी अवे फ्रॉम किचन, बट ये आपके बेडरूम के क्लोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सैनिटरी को आप किचन के साथ बना रहे हो, ये भी प्रॉब्लम है। अगर सैनिटरी को आप बेडरूम से दूर बना रहे हो तो अगेन ये प्रॉब्लम कॉज करेगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपके उस रूम में डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एलिगेंस। अब एलिगेंस क्या है? नॉर्मली एलिगेंस इज अ ग्रैंड अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग अटेन्ड mainly owing the elevation which in terms depend upon the plan। मीन्स बेसिकली एलिगेंस में जो बात की जाती है, बिल्डिंग का अपीयरेंस कैसा है जब किसी प्लान का हम अगर एलिवेशन बना रहे हैं तो अब वो अपीयरेंस डिपेंड किस पे करता है? तो दैट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर पोजिशनिंग, सिलेक्शन ऑफ डोर, विंडो, बालकनी, रूफ एंड स्टेयरकेसेस। सो इन सारी चीज़ों पे जो आपकी बिल्डिंग का एलिगेंस डिपेंड होता है। हम एलिगेंस कैसे बेटर कर सकते हैं? सो बेटर एलिगेंस के लिए हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, जैसे कि आपका बिल्डिंग जो मटेरियल हो वो सुपीरियर क्वालिटी का हो। जब से अगर बिल्डिंग सुपीरियर क्वालिटी का होगा तो जो एलिवेशन उसका बनेगा वो जाहिर सी बात है वो उसका अच्छा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, जो हमारा प्रोजेक्शंस मिल रहा होता है, प्रोजेक्शंस कैसे? जैसे कि हम लोगों ने सनसेट प्रोवाइड कर दिया, बालकनी प्रोवाइड कर दिया, सो वो आपके जो है आपके अपीयरेंस को इन्हेंस करते हैं। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? हम बे विंडो या तो कॉर्नर विंडो प्रोवाइड करा सकते हैं। फाइनली नेक्स्ट देखने को मिलता है आपका सैनिटेशन। सो सैनिटेशन में बेसिकली क्या चीज़ें देखी जा रही हैं कि रूम के अंदर प्रॉपर लाइट हो, वेंटिलेशन हो, क्लीनिनेस हो, वाटर सप्लाई हो और सैनिटरी एमिनिटीज़ हो। और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए साथ में एक चीज़ और फैक्टर कंट्रोल होती है कि वेंटिलेशन किससे कवर होगा, ओपनिंग कितनी है। तो विंडो एरिया कितना होना चाहिए? दैट शुड नॉट बी लेस देन 1/10 अपॉन द फ्लोर एरिया। अगर आपकी स्कूल या कॉलेजेस हैं तो दैट शुड नॉट बी लेस देन 1/5 ऑफ द एरिया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपने रूम बनाया है उसे क्या हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो स्टडी रूम बनता है तो स्टडी रूम को हम एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई उस चीज़ की। इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में क्या गवर्न होता है? इकॉनमी में मीन्स कॉस्ट की बात होती है कि आप जब बिल्डिंग को बना रहे हो कुछ इस तरीके से बनाओ कि एरिया मिनिमम हो और उससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, और जब मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी मिनिमम एरिया से तो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? काफ़ी कम हो जाएगी। फाइनली जो लास्ट है दैट इज़ योर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। सो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में हम जो भी चीज़ें गवर्न करते हैं दैट इज़ आपका डोर क्या होना चाहिए? मिनिमम हो। विंडो कितने होने चाहिए? वो भी मिनिमम होने चाहिए। रूम का साइज हमें ज़्यादा रखना चाहिए। क्यों? एक बार आपने रूम बना लिया उसके बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं? उसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट प्रोवाइड करके उस रूम को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये होना चाहिए कि उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो स्टेबिलिटी है आपकी वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब हम प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सो दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।